नमस्कार, सुप्रभात। आज क्या बातें करें। वैसे तो 140 करोड़ का देश है और 700 साढ़े 700 करोड़ की दुनिया है, तो बातों की तो कमी है नहीं। और अपना हिंदुस्तान ही इतना बहुरंगी है, इतना वर्सेटाइल है कि यहाँ भी समाचारों की कमी नहीं रहती। अब देखिए, विपक्ष को भी कोई ना कोई चूरन चटनी मिलती रहनी चाहिए। इसलिए कलकत्ता में एक बिल्डिंग में आग लग गई है जिसमें 4000 ईवीएम जलकर राख हो गई हैं। तो अब वो कहेंगे कि ये 4000 ईवीएम 10 विधानसभा सीटों को प्रभावित करती थी, तो इनमें घोटाला हुआ होगा, इसलिए उसमें आग लगा दी गई है। इधर कॉकरोच जनता पार्टी ने अचानक लखनऊ में अपना आंदोलन का स्थान इसलिए चुना कि वहाँ पहले से ही यूट्यूब के टीचर्स का और छात्रों का आंदोलन चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि भीड़ तो ऑलरेडी पकी पकाई मिल जाएगी, तो अपना वहीं जाके, तो संजय सिंह ने ये आइडिया दिया। संजय सिंह जब भाषण देते हैं तो बड़ा धुआंधार भाषण देते हैं, ऐसा लगता है कि देश के सबसे बड़े पार्लियामेंट्रियन ये हैं। तो उन्होंने अपने पिछवाड़े, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हैं ना हम लोग, तो हमारी ये बीमारी है कि अपनी मूल भाषा पर कभी कभी आ जाते हैं। तो हमारी भाषा में थोड़ा टच हरियाणा का है, थोड़ा पंजाब का है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब एक ही जैसी संस्कृति है। हम लोग भी सरसों का साग खाते हैं, गन्ने की खेती करते हैं, खाने के बाद गुड़ की डली खाते हैं, और एक जैसा पहनावा, शादी ब्याह, परंपरा, जातियाँ। हमारी जाति के लोग पंजाब में भी रहते हैं, त्यागी समाज के लोग जैसे समझिए, ऐसी जाट समाज के लोग पंजाब में भी हैं, हरियाणा में भी हैं। तो हम एक जैसे ही हैं, इसलिए भाषा थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। तो संजय सिंह ने पूरी ताकत लगाकर, कहते हैं लगभग 60-65 आदमी जुटाए लखनऊ में कॉकरोच पार्टी के लिए। और कॉकरोच पार्टी चूंकि उसका बच्चा है आम आदमी पार्टी का, तो उसने वहाँ जाकर उस भीड़ का लाभ उठाने की, मगर यूपी बिहार का बच्चा तो माँ के पेट से ही राजनीति लेकर पैदा होता है। वो इतनी सरलता से मंच कहाँ उसको देने वाला था कॉकरोचों को। तो लड़कों ने विरोध कर दिया कि भैया हमारा तो चल रहा था ऑलरेडी, तो हमारा तो सरकार से विरोध है नहीं, और हमारे वो इतने घृणित और इतने घटिया उद्देश्य भी नहीं है जिन्हें लेकर आप चल रहे हो, तो भागो यहाँ से। तो वो 60-65 लोग उसके थे। 15-20 मिनट में उसे गर्मी वर्मी लगने लगी, एक आध बियर का पैक मार के आया होगा, तो उसका असर कम होने लगा, तो वो भाग गया। कहते हैं कि करीब 28 मिनट में वो वहाँ से भाग गया था। तो ये भी अपने आप में एक समाचार है। अब विश्व स्तर पर देखो तो रूस का और अमेरिका का युद्ध ये क्या बोल गया मैं, रूस का और अमेरिका का, हाँ, रूस का और अमेरिका का युद्ध चल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध से भी लंबे समय तक चलने वाला यूक्रेन और रशिया का युद्ध वास्तव में अमेरिका और रूस का ही युद्ध है। अमेरिका इतना ताकतवर है, इतना पैसा उसके पास है कि अकेला कई मोर्चों पर युद्ध कर सकता है। यहाँ भी कर सकता है, वहाँ भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, उधर भी कर सकता है। तो यूक्रेन की औकात नहीं है इतने लंबे समय तक रशिया से लड़ने की। तो वो लड़ रहा है, तो अमेरिका के माध्यम से, अमेरिका की सहायता से लड़ रहा है। और ये युद्ध पता नहीं कब तक चलेगा। इधर भारत के लिए तो बड़ा झंझट है। भारत को तेल उधर रूस से लेना पड़ता है, उधर गल्फ देशों से लेना पड़ता है, ईरान से तो विशेष नहीं। हॉर्मूज बंद पड़ा है, इधर रूस युद्ध में लगा हुआ है। उसके बाद भी भारत की कुशलतम सरकार किसी तरह तेल मैनेज कर रही है। अगर इंदिरा गांधी का ज़माना होता तो अब तक पहले की तरह डीजल और पेट्रोल के लिए पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं, और उसके राशनिंग शुरू हो जाती है। राशन कार्ड दिखाकर डीजल मिलना शुरू हो जाता है। मगर अभी तक किसी पेट्रोल पंप पर एक भी दिन के लिए पेट्रोल की, डीजल की किल्लत नहीं हुई है। गैस के सिलेंडर आसानी से घरों तक पहुंच रहे हैं, इसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आई है। अब ये सारी बातें तो सामान्य तौर पर हो गई, मगर मुझे एक बात मेरे दिमाग में लगातार गूंज रही थी। सोच रहा था मैं बैठे बैठे कि एक ज़माना था कि एक छोटे से नारे से, एक छोटे से विषय से, एक छोटी सी चर्चा से पूरे देश की राजनीति बदल जाती थी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और भयंकर रूप से उन्हें ज़बरदस्त बहुमत मिल गया, और 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी। और अफवाहों के पंख लगाकर रोज़ खबरें उठती थीं कि पार्टी के लोगों में जूता बज रहा है आपस में। उधर भारतीय जनसंघ के लोग दोहरी सदस्यता
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, रोज सोशलिस्ट पार्टी के लोग इस विषय को उठाते थे। उधर दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह में और जो जगजीवन नाम में रोज लड़ाई होती थी। उधर मोरारजी देसाई का आरडीएल रवैया, वो किसी की सुनते उनते नहीं थे, तो बहुत विवाद है। लोगों को लगने लगा कि देश असुरक्षित हाथों में पहुंच गया है, इन लोगों से नहीं हो पाएगा, ये तो लोग झगड़ा करते रहते हैं रोज। और एक बेलछी कांड, बेलछी एक बिहार में जगह थी जहां जातीय दंगा हुआ था। इंदिरा गांधी वहां गई तो बारिश हो रही थी, आप घटना कई बार सुनी होगी। तो कोई वाहन नहीं मिल पाया तो इंदिरा गांधी हाथी पर बैठ कर गई और दो अखबार थे, दो अखबार समूह थे, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स। उन्हीं का हिंदी का अखबार निकलता था नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान, और उन्हीं का अंग्रेजी का अखबार निकलता था हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया। नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान दैनिक, ये अखबार उनके निकलते थे, उन्हीं की पत्रिका निकलती थी। तो जो समाचार वो परोसना चाहते थे वही समाचार आपको प्राप्त होता था। उधर एक रेडियो था, वो सरकार का रेडियो था, और इमरजेंसी में तो ये हालत थी कि अखबार का प्रिंट पहले इंदिरा गांधी के मंत्रालय में पहुंचता था, उसको वो चेक किया जाता था कि एक शब्द भी ऐसा ना हो जो सरकार के विरोध में हो। एक जनसत्ता और अखबार था जो थोड़ा बहुत इनके खिलाफ छापने का प्रयास करता था, तो उसकी भी दीवार तोड़ दी गई थी, दबा वबा के काम चलता रहता था। उससे पहले तो अंग्रेजों का काल था। अंग्रेजों के काल में तो एक अफवाह उड़ती थी कि एक लंगोटी वाले बाबा हैं, उन्होंने अनशन कर दिया है और देश को आज़ाद करा देंगे। 80% लोग तो गांव में रहते थे, उनको ना अखबार ना रेडियो, उनको पास जो समाचार पहुंचते थे केवल अफवाहों के द्वारा पहुंचते थे। और अफवाहें वो उड़ती थी जो नेता लोग चाहते थे, जो सरकार चाहती थी, वो अफवाहें उड़ती थी। तो सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हो गई है विपक्ष के लिए, सबसे बड़ी असुविधा क्या हो गई है? आज राहुल गांधी नए नए शगुफे छोड़ते हैं। कभी कहते हैं चौकीदार चोर है, कभी कहते हैं मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कभी कहते हैं हरिजनों के ऊपर अत्याचार हो गया, कभी कहते हैं शिक्षा में हेराफेरी हो गई, कभी कहते हैं कि वोट चोरी हो गई, मगर कोई क्रांति आ नहीं पाती, कोई सनसनी फैल नहीं पाती। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण वो है जो आपके हाथ में इस वक्त है, वो मोबाइल, वो इंटरनेट की क्रांति है, वो सूचना की क्रांति है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी वर्सेटाइल हो गया है, इतना विस्तृत हो गया है, इतना फैल गया है, स्वतंत्र रूप से अनेक चैनल, अगर केवल हिंदी की बात करूं तो सैकड़ों चैनल, इंग्लिश की बात करूं तो सैकड़ों से भी ज़्यादा चैनल अपने अपने विचार रोज जनता के सामने परोस रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ इंटरनेट। अब ये जैन जी जो रोज चिल्ला रहे हैं, तो जैन जी क्या है इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। आप बहुत सारे लोग जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि जैन जी का ज़माना है, वो तो 1 मिनट में खोज लेंगे कि जैन जी क्या है। मगर 1997 से लगाकर 2012, आखिरी 1997 का आंकड़ा क्यों रखा गया? क्योंकि 1997 में इंटरनेट की सेवा लोगों को प्राप्त हुई और एक वो पीढ़ी अवतरित हुई जिसने इंटरनेट के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करना शुरू कर दिया। आज आप कहें कि महंगाई अपने चरम पर है, तो बच्चे 1 मिनट में गूगल करेंगे और कहेंगे कि आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे अधिक महंगाई कौन से ज़माने पर थी, और उनको पता लग जाएगा कि सबसे अधिक महंगाई कौन से ज़माने पर थी। आज आप कहेंगे कि सांप्रदायिक तनाव अपने चरम पर है, तो तुरंत गूगल करेंगे और पता लगा लेंगे। कोड पर खाजी आ गया एआई, पूरी दुनिया की सेकंडों में आप बोलेंगे हेलो गूगल और वो आपको समाचार देना शुरू कर देगा। तो कोई भी झूठ आप आज की दुनिया में परोस नहीं पा रहे हैं। विदेश में बैठकर 3 नौजवानों ने कॉकरोच पार्टी शुरू की, लोगों को लगा कि बहुत सारे लोगों ने, और एक षड्यंत्र के अंतर्गत विदेशों से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, यहाँ तक कि यूरोपीय देशों से उसको लाइक किया गया, उसके सब्सक्राइबर बनाए गए और चर्चा की गई कि 2 करोड़ सब्सक्राइबर, पूरा देश का नौजवान इकट्ठा होकर इनके साथ आ गया है। मगर हिंदुस्तान का जैन जी नौजवान तो गूगल कर रहा है, वो गूगल से पता लगा रहा है कि वास्तव में हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, हिंदुस्तान की विदेश नीति क्या है, हिंदुस्तान की शिक्षा नीति क्या है, हिंदुस्तान की रोजगार नीति क्या है, हिंदुस्तान की रोटी नीति क्या है। आज से 10 साल पहले समाचार आता था कि उड़ीसा में लोग काला हांडी में भूख से मर गए, अब तो नहीं आता ना।
आज से 10 साल पहले समाचार आता था कि लोग राशन की लाइनों में खड़े खड़े, उन्हें 3-3 दिन हो गए तब राशन मिल रहा है। अब तो नहीं आता ना। आखिर 85 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, आखिर लोगों को चिकित्सा सुविधा दी, तो वो इंटरनेट से सब चीज़ों का पता लगा रहा है आराम से। इसलिए कोई भी झूठी क्रांति जैन जी में आप स्थापित नहीं कर पाते, क्योंकि जैन जी वो है जो सूचना की क्रांति में पैदा हुआ है, सूचना की क्रांति में बड़ा हुआ है, और एक उंगली मारकर या केवल आवाज लगाकर इंटरनेट से पूरी दुनिया की जानकारी प्राप्त कर लेता है। एक और विपरीत बात मेरे दिमाग में आई। पिछले दिनों यूजीसी का विषय आया था और मैंने भी बहुत जोर से उसका विरोध किया था कि यूजीसी तो हमारे बच्चों पर अत्याचार है। मेरे पोते हैं 2, मैंने उन्हें बड़े लाड प्यार से पाला है। एक मेरी पोती है और वो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत अच्छे अनुशासित परिवार से हैं, क्योंकि हमारा परिवार पहले आर्य समाज से, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशासन से जुड़ा रहा है। हम हिंदू धर्म को मानते हैं, पूजा पाठ को मानते हैं, तो बच्चे भी उसी संस्कार के हैं। बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा ले रहे हैं और टॉपर हैं अपने अपने क्लासेस में। तो कल को वो ऊंची शिक्षा में जाएंगे और यूजीसी के कारण कोई छात्र ईर्ष्यावश, द्वेषवश उन पर कोई आरोप लगा देगा और उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो मैं तो आत्महत्या करने की स्थिति में आ जाऊँगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो इसलिए मैंने उसका भी बहुत भारी विरोध किया। उसके बाद एक परीक्षा में पेपर लीक हो गया तो धर्मेंद्र प्रधान का विरोध और ज़्यादा बढ़ गया और पूरा का पूरा कॉकरोच का और पूरा का पूरा नौजवानों का आंदोलन इस पर केंद्रित हो गया कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ। आज जो कॉकरोच आंदोलन है उसका विषय केवल और केवल ये ठहर कर रह गया है। वो ना भारत सरकार की शिक्षा नीति पर बात कर रहा है, वो भारत सरकार के विदेश नीति पर बात कर रहा है, ना खाद्य नीति पर बात कर रहा है, ना चिकित्सा नीति पर बात कर रहा है। वो बात कर रहा है केवल और केवल धर्मेंद्र प्रधान को हटाने का। तो मैंने इस पर विचार किया कि आखिर ऐसी क्या बात आ गई। पिछले 10 साल में 90 बार पेपर लीक हुआ है, 90 बार, और पिछले 20 साल में 300 बार पेपर लीक हो चुके हैं, मगर इस बार एक पेपर लीक होने पर इतना हंगामा क्यों हो गया। तो नई बात पता लगी कि धर्मेंद्र प्रधान का विरोध क्यों। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की और मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री थे जावड़ेकर से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आप वर्तमान शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम में को परिवर्तन करेंगे, तो उन्होंने कहा भद्र तरीके से, नहीं, हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसी चल रही है चलने दो। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ भाई, सरकार बदलने का क्या फ़ायदा हुआ, आपकी नीतियों का क्या फ़ायदा हुआ। धर्मेंद्र प्रधान ने ये संकल्प लिया कि इस शिक्षा नीति को, जिसमें सिख धर्म को आतंकवादी धर्म बताया गया है, जिसमें हिंदुओं का अपमान किया गया है, जिसमें मदर टेरेसा को महान बताया गया है, उस शिक्षा नीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा और हम उसमें परिवर्तन करेंगे। और बहुत बड़े स्तर पर पहली कक्षा से लगाकर 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम पर पुनर्विचार चल रहा है, उसको एक दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान पर सबसे ज़्यादा इंगित करके पूरा का पूरा टारगेट इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ है। पेपर लीक पहली बार हुआ है क्या? यूजीसी तो ठंडे बस्ते में चला गया ना, सरकार ने डाल दिया, तो फिर टारगेट पर केवल धर्मेंद्र प्रधान क्यों? ये पूरे देश के कम्युनिस्ट, पूरे देश के मार्क्सवादी, साम्यवादी, कांग्रेसी, जो कम्युनिस्टों के हाथ का खिलौना बने रहे हैं हमेशा, उन्हें दिखाई दे रहा है कि ये, तो समझ लीजिए कि आज से मैं धर्मेंद्र प्रधान का विरोधी नहीं हूँ। धर्मेंद्र प्रधान जो करेंगे नरेंद्र मोदी के इशारे पर करेंगे। उन्होंने यूजीसी को शांत कर दिया ना। अब शिक्षा नीति, एक पेपर लीक हो जाते हैं और 3 महीने बाद, 2 महीने बाद दोबारा वो पेपर हो रहा है तो 5 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। आज एक पेपर दिया और 2 महीने बाद होगा तो छात्र इतने कमजोर हैं कि आत्महत्या कर लेंगे। सब नाटक इसलिए बनाया जा रहा है कि शिक्षा नीति में परिवर्तन ना हो और हम बताते रहे कि मदर टेरेसा यहाँ महानता करने आई थी, हिंदू धर्म को तोड़ने, हिंदू धर्म को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने नहीं आई थी और लड़कियों का व्यापार करने नहीं आई थी, ताकि हमें पढ़ाया जाता रहे कि सिख धर्म आंदोलनकारी नहीं, आतंकवादी धर्म था, उग्रवादी धर्म था। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का विरोध हो रहा है। मेरे ख्याल से आज के लिए पर्याप्त है, फिर कल बात करते हैं। नमस्कार।